हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। एंड तो अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं ई से, और किसी किसी बुक में यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम तो डिनोट करेंगे इसको यू से, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी भी सिस्टम की उसकी खुद की अंदर की एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है टोटल एनर्जी क्या हो गई। टोटल एनर्जी हम उस कंडीशन में बोलेंगे जैसे कि आपके पास ये कोई सिस्टम है, ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम पर मान लो आपने कोई फोर्स अप्लाइड किया है, इस सिस्टम पर कोई फोर्स अप्लाइड किया, ये सराउंडिंग हो गया इस सिस्टम है तो, और इसके अंदर आपने आइडियल गैस भर रखा है। ठीक है, और इस सिस्टम पर आपने जो फोर्स अप्लाइड किया है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें सिस्टम में कोई मूवमेंट होगा। जब सिस्टम में मूवमेंट होगा तो मूवमेंट वाली जो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी चीज मैं ये बोल दूं, ये जो सिस्टम रखा है वो किसी फील्ड की प्रेजेंस में है ना, इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड। वो फील्ड क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो सकता है, मैकेनिकल फील्ड हो सकता है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और क्या हो सकता है, मैकेनिकल फील्ड। अपन को तो जनरली यही पढ़ लें, बट कुछ भी और भी कोई फील्ड होता हो तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो ठीक है। तो हम अगर बात करें इसकी टोटल एनर्जी की, इस सिस्टम की, तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी पाएंगे। तो टोटल एनर्जी में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है एक्स्ट्रा इंटरनल एनर्जी के अलावा। एक तो जैसे अपने कोई सिस्टम किसी फील्ड की प्रेजेंस में रखा, तो फील्ड की प्रेजेंस की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक इस पर आपने जो फोर्स अप्लाइड किया तो इससे आपका सिस्टम मूव करेगा, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो एक्स्ट्रा टाइप की जो एनर्जी आपकी इंक्लूड हो जाती है किसमें, इंटरनल एनर्जी में। और साथ में आप इसमें ऐड करोगे इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, इस सिस्टम की खुद की जो एनर्जी है, इसमें मान लो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस है अंदर, इनकी जो एनर्जी है उसको बोलेंगे आप इंटरनल एनर्जी। क्लियर है। तो यानी कि इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी। किस कंडीशन में बोलते हैं टोटल एनर्जी, जब आप उस पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, मूवेबल फोर्स, मतलब जिसमें वो मूवमेंट कर सके, मूविंग फोर्स, जिससे आपका सिस्टम मूव कर रहा हो, और किसी फील्ड की प्रेजेंस में रखते हो, तो फील्ड की प्रेजेंस की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स की मतलब मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी, और जो मॉलिक्यूल्स की अंदर की एनर्जी उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो ये तो होगी आपकी क्या, टोटल एनर्जी। ठीक है, आई मतलब इंटरनल एनर्जी। क्लियर है। अब मैं यहां पे थोड़ा लिख देता हूं, जो काइनेटिक एनर्जी है, अभी यहां से एक चीज बताना चाह रहा हूं, पहले इसको लिख लें। काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ सिस्टम की वजह से। ठीक है, और इस सिस्टम में मूवमेंट हो किसकी वजह से रहा है, ड्यू टू फोर्स, है ना, जो यहां पर ने ले रखा है। दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये किसकी वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फील्ड, प्रेजेंस ऑफ फील्ड। ये आपने जो फील्ड अप्लाइड किया है, जिस फील्ड में आपने रखा है सिस्टम को, उसकी वजह से, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इन दोनों की अब्सेंस ले लो, मतलब क्या हुआ कि आप बोल दो इन अब्सेंस ऑफ फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। कैसे, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है किसकी वजह से आ रही है, प्रेजेंस ऑफ फील्ड की वजह से आ रही है। अगर हम बोलते हैं इसको अब्सेंस मान लो आप, तो क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। सेकेंड चीज क्या बोल दूं, और जो सिस्टम है उसको आप रेस्ट में रख दो, है ना, एंड रेस्ट का मतलब क्या है, जो सिस्टम है उसको आप रेस्ट में रख दो, मतलब आपने जो मूविंग फोर्स लगाया है उसको रिमूव कर दो, जैसा जिस एक जगह पर आपका सिस्टम रखा है उस पर ही रखा छोड़ दो।
तो उसकी वजह से आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आप अब्सेंस लेते हो फील्ड की एंड तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, एंड आप रेस्ट में रख देते हो, है ना, किसको, सिस्टम को, या ये लिख सकते हो एंड सिस्टम एट रेस्ट। सिस्टम कहां पे आपका, रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं ना, टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, फिर इंटरनल एनर्जी के। ये चीज बताना चाह रहा था आपको, क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी को। क्लियर। अब बात आती है सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहली बात कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी हम उन सारी एनर्जीज को बोलते हैं जो किसी भी सिस्टम के अंदर पॉसिबल है, उनके समेशन को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि अब मान लो ये सिस्टम है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी भी होगी मॉलिक्यूल्स की। जैसे इस सिस्टम के अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स है, आइडियल गैस लिया है, तो ये मॉलिक्यूल्स तो क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, तो उनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी। समझ गए ना। तो सर अभी ये काइनेटिक एनर्जी किसकी थी, ये जो बाहर वाली एनर्जी थी, इसलिए हमने टोटल एनर्जी बोला। अब इंटरनल एनर्जी में क्या क्या आता है, जो इस सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी इंक्लूड है उनको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे बोल सकते हैं, इसमें कोई फील्ड होगा, है ना, मूवमेंट के भी यहाँ पे कोई फील्ड होगा अंदर का, अंदर की बात करें अपन, जो बाहर अप्लाई कर रहे हैं उसकी नहीं, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कोई लैटिस का फॉर्मेशन होगा तो लैटिस एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, स्पिन एनर्जी, स्पिन एनर्जी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये आपने पढ़ा होगा, उसकी एनर्जी। मतलब बहुत सारी, ढेर सारी शॉक एनर्जी हो सकती है ना। उन सबके समेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब बात आती है इन सारी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो इन सारी एनर्जी को जो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर है उनको कैलकुलेट कर सके। डेट मीन्स ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं आया है जो आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करके बता पाए। ठीक है, तो सर फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सर फिर वो कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये मेरा सिस्टम है, कोई सर्किल मान लो सिस्टम ले लिया, अब इसका मैं बोल दिया जो इनिशियल जो इसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है ना, फाइनल, और मान लो कितने U1, मैंने मान लो इसमें 50 किलो जूल की एनर्जी इसको दे दी, है ना, मान लो हीट ही दे दी, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी फाइनल U2 हो गई। ठीक है, अब बात ये आती है, अब हम इसमें कोई बोले सर इसका U1 क्या है, तो वो मेरे को नहीं पता है, मतलब किसी को भी नहीं पता है, कैलकुलेट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। U2 क्या है, तो आप इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि U2 क्या है, बट आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, डेट इज डेल्टा U। ये कैलकुलेट कर सकते हो। मन में ये डाउट आ रहा होगा सर U1 नहीं पता, U2 नहीं पता, तो डेल U कैसे कैलकुलेट करोगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान ले आपके पास बैंक अकाउंट है, मान लो क्या हो गई, आजकल सबके पास है, फैमिली में किसी का तो, पेरेंट्स का तो हो गई, बैंक अकाउंट है। अभी मेरे को नहीं पता आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, बट मैंने क्या किया, आपको 50 रुपए दे दिए। क्या दे दिए, 50 रुपए। तो मान लो आपका पहले बैंक अकाउंट को मैं A1 मान लेता हूं, और मैंने 50 देने के बाद कितना हो गया, A2 हो गया। तो आप मेरे से पूछो कि अब कितना है आपके पास पैसा, जब मैं आपको 50 दे दिया, तो मेरे को तो ये भी नहीं पता है, क्योंकि मैं आपके फाइनल पैसे को तो जब भी बता पाऊंगा ना जब मेरे को आपका इनिशियल पैसा पता हो। बट मैं ये बता सकता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वो 50 का है, इतना तो मैं बता सकता हूं ना, क्योंकि मैंने आपको 50 दिया है, तो आपके फाइनल और इनिशियल में डिफरेंस कितने का है, 50 का। डेट मीन्स आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, उसको इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब वो किसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। बस इतना सा इस टॉपिक के अंदर। तो हम पहले इन सारी चीजों को लिखेंगे, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अब जैसे मैं यहाँ इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे पेज में लिखता हूं डेफिनेशन इसकी। जैसे हम बात कर रहे हैं अब इंटरनल एनर्जी की, तो जब इंटरनल एनर्जी की बात करें तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल kind of energy
present in the system is known as internal energy. क्लियर है? उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. सेकंड डेफिनेशन और क्या लिख सकते हैं हम इसकी कि एवरी सब्सटेंस, अब मान लो कोई भी सब्सटेंस है ना, तो उसकी खुद की भी तो कुछ एनर्जी होगी. सब्सटेंस मतलब समझ, मान लो ये ही मान लो ये पेन है मेरे पास, तो इसमें भी मैटर है ना, तो इस मैटर की भी खुद की कुछ एनर्जी होगी. उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल एनर्जी. यही तो बोल रहे हैं, खुद की जो इसकी कुछ एनर्जी है. अब इसकी जो कुछ एनर्जी है वो क्या है? वो बहुत टाइप की एनर्जी होगी, है ना, बहुत टाइप की. जैसे अपन ने बोला, ऐसे काइनेटिक एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी होगी, है ना, बाइंडिंग एनर्जी होगी. ये सारी एनर्जी होंगी, है ना, ढेर सारी एनर्जी होंगी. अपने नाम तो अपने 4-5 का लिया है ना. ठीक है, तो दूसरे पे हम क्या बोल सकते हैं? एवरी सब्सटेंस हैविंग सम अमाउंट ऑफ मैटर. आप सब्सटेंस तो किसी को जब भी बोलोगे ना, जब वो मैटर होगा उसके पास कुछ. जब मैटर ही नहीं तो सब्सटेंस कहां से आ जाएगा ना. अमाउंट ऑफ मैटर इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. विथ अ डेफिनेट amount of energy which is known as इंटरनल एनर्जी. IE लिख रहा हूं उसको मैं. उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. ठीक है, क्या बोला? एवरी सब्सटेंस हैविंग सम अमाउंट ऑफ मैटर, कुछ मैटर होगा और एक एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उस मैटर की खुद की कुछ एनर्जी होगी. उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. अब अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. काइनेटिक जैसे मूवमेंट की वजह से, पोटेंशियल इसमें भी कोई ना कोई एक फील्ड होगा अपना, है ना. जैसे मैग्नेटिक की फील्ड आप मान सकते हो, सिस्टम के अंदर भी तो होगा वो चीज, है ना. अब ये अंदर की बात हो रही है, बाहर की नहीं बात हो रही है सिस्टम पे. बाहर में होता तो वो टोटल एनर्जी में इंक्लूड होता. ठीक है, जैसे मैं बोला ये सिस्टम है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं अब उनकी बात हो रही है ना. और साथ में क्या हो सकती है? लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बहुत सारी हो सकती है ना, एटसेट्रा. ठीक है, कई टाइप की एनर्जी हो सकती हैं. बट अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो जितनी सारी ये एनर्जी है, ये आपकी माइनर फॉर्म में होती हैं, है ना. या हम बोल सकते हैं इतनी कम होती है कि हम इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, है ना, कि ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है. बट हमारी जो मेजर एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी. ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. किसका? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. और जो पोटेंशियल एनर्जी वो होता है फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. मतलब ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, वॉल्यूम के साथ चेंज हो सकती है. ठीक है, ठीक है. अब दूसरी बात ये आती है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड किस पे करेगी? वॉल्यूम पे. फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बोल दिया है. और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे, क्योंकि हमने बोला है ये फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का. क्लियर है? इतनी बात हुई. अब इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे. जैसे कि मैं बोला कि इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसी को लिखेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. है ना. बट हम क्या कह सकते हैं? बट बी कैन ओनली कैलकुलेट
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम किससे कैलकुलेट करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना, बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट known as bomb calorimeter। बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में करते क्या है हम, जैसे सिस्टम रखा है आपका, ये मान लो सिस्टम है, और इस सिस्टम में आपने बाहर कोई लिक्विड भर दिया, क्या भर दिया? कोई लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले इसका टेम्परेचर मेंशन कर लिया, फिर बाद में इसका टेम्परेचर मेंशन कर लिया, है ना। जब ये प्रोसेस होने लगी उसके बाद तो जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है उसी को हमने क्या बोलते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं यहां से तो फिर ये भी बोल सकते हो आपके जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। तो ये प्रोसेस होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर में। ये सिस्टम है, यहाँ कोई प्रोसेस और यहाँ लिक्विड फिल है, तो पहले इसका आपने टेम्परेचर मेंशन कर लिया, मेजर कर लिया, फिर प्रोसेस के बाद आपने इसका टेम्परेचर मेंशन किया, तो जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया उसी को आप बोलो एनर्जी डिफरेंस। तो यहां से आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज होंगी आपकी किसके लिए? हाँ, इंटरनल एनर्जी के लिए। क्लियर है। अब बात ये आती है कि इंटरनल एनर्जी में आप किस किस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको डाई एटॉमिक, मोनोएटॉमिक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, हीलियम और हीलियम गैस के लिए, है ना, और SO2 पॉली एटॉमिक भी पढ़ा था हमने, N2 डाई एटॉमिक। तो वहां हमने बात की थी रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी हालांकि मैं वहां बात किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो ये भी एनर्जी होती है, इसलिए बोला इसमें बहुत टाइप की एनर्जी होती है, समझ रहे हो ना। कई टाइप की इसमें एनर्जी होती है, बट हम इसमें उन्हीं एनर्जी को, मतलब सारी एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं इंटरनल एनर्जी को, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसमें मेजरली हम फिर कैलकुलेट किसको करते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। तो अगर मैं थोड़ा काइनेटिक एनर्जी में आपको और बताऊं थोड़ा सा, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी हमारे कौन सा होता है? काइनेटिक हमने बोला जैसे कि मूवमेंट, तो इसमें हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लो आइडिया इसके बारे में कि इसमें आपका रोटेशन, ट्रांजिशनल एनर्जी होती है एक, तो ट्रांसलेशन एनर्जी। अब ट्रांसलेशन एनर्जी क्या है, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी हो रही है, और एक होती है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी, और रोटेशनल एनर्जी भी बताया था आपको ये किस में होती है रोटेशनल एनर्जी, ऐसे N2 हो गया, तो इनमें ये बॉन्ड है, इनमें जो रोटेशन की वजह से एनर्जी होगी उसको हम बोल लेते हैं रोटेशनल एनर्जी, है ना। एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। अब ये वाइब्रेशनल एनर्जी आपको जब भी होती है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो। ये कब होती है? वेरी हाई टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जब भी हम वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से ये सारी होगी आपके पास क्या? एनर्जी की फॉर्म। अब यहां से जैसे कि हम बात कर रहे हैं एनर्जी के लिए डेल्टा यू, तो अब डेल्टा यू को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? U2 माइनस का U1, पहली बात ये, यानी हमको ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें E1 की, अब मैं मान लिया किसी सिस्टम की एनर्जी E1 है, तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जाएगी? KE1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी मान लिया, इसको 1 मान लिया, जब मैं E1 मान रहा हूं, प्लस साथ में K मैंने उस एनर्जी को बोला है जो ऑल अदर टाइप की एनर्जी है, जैसे लेटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, समझ रहे हो ना, ढेर सारी एनर्जी है। और इस काइनेटिक एनर्जी में कौन सा आ गया? ट्रांसलेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। देखो ये समझ में नहीं आता तो कोई डरने की बात नहीं है, अभी फाइनली एक फॉर्मूले पर आ रहे हैं जो मैं आपको कल ही ड्राइव करा चुका हूं, सिर्फ उस पर क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं हमको उसकी बात करनी है, ठीक है। बस मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा बताया जाए इसमें होता क्या क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अब मैं मान लिया E2, जिसे आप U1 और U2 भी लिख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं ये चीज। तो
तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी बोल दी मैंने ke2, पोटेंशियल एनर्जी बोल दी pe2 और टोटल एनर्जी बोल दी k। और ये k क्या है यहाँ पे, ऑल एनर्जी जो कांस्टेंट हमने मान रखी है, यहाँ बोले जो माइनर एनर्जी है उनको बोला है। आपको डेल्टा ई निकालना है तो आप क्या करोगे, E2 माइनस का E1, क्योंकि E2 ज्यादा होगा। जैसे कि मैं अभी आपको बैंक वाला जो एग्जांपल दिया था तो उसमें आप डिफरेंस ही निकाल सकते हो। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, E2 की वैल्यू क्या है, के E2 प्लस का PE2 प्लस का के माइनस यहां पर आ गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस का के। अब यहां से देखो के तो दोनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, ke2 प्लस pe2 माइनस ऑफ ke1 माइनस ऑफ pe1। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से डेल्टा ई इक्वल टू अब हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में के E2 माइनस का ke1 प्लस का PE2 माइनस का PE1 डेट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, और ये क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा पी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजरली डिपेंड किस पे करती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज पर। क्लियर है, यहां से भी हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, और एक आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो फाइनली मेरे को इतना बताना था, और अभी इसमें देखो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए उसमें किस एनर्जी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो सर फिर हमको काम किससे आना है उस पे आओ। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोला था आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, अब यहां से अपनी काम की सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी की बात करें तो कल हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या dq इक्वल टू du बाई du है ना, ये हमने ड्राइव किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। यहां मैं बोला था कि जो हीट है, चेंज इन हीट है, वो इंटरनल एनर्जी की इक्वल हो जाती है तो स्टेट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। अब जो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमको मेजरली तो आइडियल गैस की बात करनी है, अभी मैं आपको जो एग्जांपल भी लिया वो भी आइडियल गैस का ही लिया था, तो वहां भी मैं बोला था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ आइडियल गैस के लिए बात करें तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली किस पे, टेम्परेचर पे। तो हमने डेल्टा ई इक्वल टू एनसीपी डेल्टा एनसीवी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला कल हमने ड्राइव किया था। क्लियर है, तो मैं आपको यहां बोल ही चुका हूं कि आप ई को यू भी लिख सकते हैं, तो एनसीवी डेल्टा टी। क्लियर है, तो ये कैसे फॉर्मूला है ये हमने कल बात की थी, और कल यहां पे हमने बात कैसे की थी कि हमने ये रिलेशन निकाला था सीवी इक्वल टू डी यू बाई डी टी, एक्चुअली में ये था। तो यहां से आप इसे क्या लिख सकते हो, डी यू इक्वल टू सी वी डी टी, बट ये तो आपकी एक मोल के लिए डिफाइन थे। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो इसलिए हमने यहाँ एन लगा रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, इतना सबको जानते हैं। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हो। हमने ये तो देख चुके हैं कि डेल्टा यू फॉर आइडियल गैस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर, जब आप गैस की बात कर रहे हो, किसकी, पहले तो प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो आएगा सी भी वी। वी क्यों आया, ये हीट कैपेसिटी थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। वी अब कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों लिया, क्योंकि पिस्टन आपने अगर क्लोज लिया है तो उसमें मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब यहां भी हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की, कितने मोल्स के लिए बात करें, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एन है ना, कितने मोल्स गैस के लिए बात करें, तो यहां से भी ये फॉर्मूला आप लेके आ सकते हो, है ना। तो ये तो हो गया सिंपल वे, बट आपको ये याद रखना है क्वेश्चन मतलब उस फॉर्मूले से जो यहां से, क्योंकि ये रिलेशन भी पूछ लेता है, तो ये मैं आपको कल ड्राइव करा चुका हूं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमको यूज करना है आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो। ठीक है, चाहो तो लिख लो ओनली फॉर आइडियल गैस।
क्लियर। अब अगर हम बात करें फॉर आइसोथर्मल गैस, फॉर आइसोथर्मल गैस, आइसोथर्मल गैस का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यही तो है, टी कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जब यही जीरो हो गया तो जीरो, या फिर बोलूंगा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। बात एक ही है ना, ठीक है। अब दूसरी बात है, अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। ये हम बात कर चुके हैं पहले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो। अब बात आती है यहां से, क्या सर हम इस फॉर्मूले को रियल गैस पे लगा सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि ये फॉर्मूला सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। रियल गैस के लिए जो रियल गैस इक्वेशन हम उससे निकालेंगे, तो जब रियल गैस का आपने पढ़ा है गैसियस स्टेट में फॉर्मूला क्या होता है रियल गैस इक्वेशन, उससे निकालेंगे। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां यूज होगा, जहां पर हम इसकी बात करेंगे, है ना, ठीक है। बट अगर हम इंटरनल एनर्जी रियल गैस के लिए बात करें, है ना, बाकी हम रियल गैस की पूरी वहीं पे बात करें, तो ये आपकी टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर सब पे डिपेंड करती है। चाहो तो आप ये पॉइंट मेंशन कर लेना, है ना। इंटरनल एनर्जी, चलो मैं ही लिखा देता हूं, डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस, क्योंकि एक साथ लिखा हुआ तो आपको याद भी रह जाएगा, है ना। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, ये होगी हमारी इंटरनल एनर्जी के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ड्राइव करेंगे ना, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। जैसे माना ये मेरे पास कोई सिस्टम है, अभी इसकी इंटरनल एनर्जी है E1, इनिशियल में EI बोल देता हूं, है ना, और EI मेरा किसके इक्वल है, E1 के, है ना। ये क्या है, मेरा सिस्टम है, इनिशियली इसकी इंटरनल एनर्जी है कितना, E1। अब मैंने क्या किया, इसको कुछ हीट दे दी, क्या दे दी, Q हीट दे दी। इसे हम क्या बोलेंगे, देने को एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। मैंने क्या की, इस सिस्टम को कुछ हीट दे दी। कैसे सर, जैसे सिंपली मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं आपको 50 रुपए दे दिए आपके बैंक अकाउंट में, तो आप ये भी समझ लो आपका बैंक अकाउंट है और इसमें आपको Q रुपए मैंने दे दिए, है ना। तो अब आपके पास इस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस का Q, है ना, क्योंकि E1 है, EI को E1 माना है, E1 प्लस का Q, ठीक है। तो ये होगी आपके पास क्या, इस सिस्टम में एनर्जी। अब यहां पे आपने क्या किया, इस सिस्टम पर क्या कर दिया आपने, W वर्क कर दिया। W क्या कर दिया, वर्क डन। वर्क डन ऑन दी सिस्टम बोला है मैंने, बाय द सिस्टम नहीं बोला है, बाय ऑन दी सिस्टम। मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग ने वर्क किया इस सिस्टम पर, है ना। फिर से समझो, इंटरनल एनर्जी इसकी E1 थी, इसको आपने Q हीट दे दी, जैसे मैं आपको 50 रुपए दिया था, तो फाइनली अब इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, E1 प्लस का Q। अब आपने वर्क डन कर दिया ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और बाय द सिस्टम को माइनस करते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं। और ये करेगा कौन, सराउंडिंग, ठीक है। तो जब आपने सराउंडिंग ने इस पर वर्क किया, तो फाइनली अब जो सिस्टम ये आपका आया वर्क के बाद, तो अब इसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी, अब वो कौन सी हो जाएगी आपकी, एक तो E1 हो गया, प्लस का Q और प्लस का W। समझ रहे हो ना। अगर मैं यहां बोलता वर्क डन बाय द सिस्टम,
वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मतलब क्या होता, जो आपकी इंटरनल एनर्जी थी इस सिस्टम की, उसके द्वारा कुछ वर्क किया गया, तो आप यहाँ क्या सिंबल लेते, फिर माइनस डब्ल्यू लेते, है ना। मैंने बोला वर्क डन ऑन दी सिस्टम, समझ रहे हो ना, क्यों सिस्टम पे काम हुआ है तो इसमें एनर्जी बढ़ी, है ना। और बाय द सिस्टम होता मतलब आपका सिस्टम काम करता, तो इसकी जो कुछ इंटरनल एनर्जी थी वो कुछ इस वर्क को करने में चली जाती, तो आप यहाँ क्या लेते, माइनस साइन लेते। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, वर्क करने में जा रही है, तो मेरे लिए माइनस सिंबल आएगा, है ना। तो फाइनली अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि यहां पे आगे हम ई फाइनल, है ना। तो ई फाइनल इक्वल क्या आ गया आपके पास, E1 प्लस का Q प्लस का W, ठीक है। और इस ई फाइनल को हम नाम दे देते हैं क्या, ई फाइनल इक्वल टू क्या, E2, आपकी सेकेंड टाइप की एनर्जी। जैसे यहाँ ई इनिशियल को बोला E1, तो ई फाइनल को बोल दिया E2। तो आप यहां से ये बोल सकते हो E2 इक्वल टू E1 प्लस का Q प्लस का W, ठीक है। अब E1 इधर आएगा तो E2 माइनस का E1 इक्वल टू Q प्लस का W। तो अब इसको आप क्या लिख दोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, Q प्लस का W, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और करके आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस का W, जो कि अपन बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी इंटरनल एनर्जी। अब देखो इस इंटरनल एनर्जी को, फॉर्मूले को एक्चुअली में लिखना क्या चाहिए था, P प्लस माइनस का Q प्लस माइनस का W। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कई बुक में ऐसा लिखा भी है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, अभी तो आपने बोला हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर मैं यहां बोल देता हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो आप यहां Q के लिए माइनस लगाते, समझ रहे हो ना, जो कि अपन क्वेश्चंस में करते भी हैं। और यहां बोल देता वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आप यहां भी माइनस लगाते, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाता, आपका चेंज हो जाता, समझ रहे हो ना। इसलिए कॉन्सेप्ट पे जाओ, इसलिए मैं सारी चीज आपको बताया ये आ कैसे रहा है। मान लो मैं यहां बोलता वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्या हो जाता, डी क्यू इक्वल टू Q माइनस का W, वर्क डन बाय द सिस्टम होता था, क्योंकि अब आपके सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो कम को आप ऐसे ही तो दिखाओगे माइनस करके, है ना। तो आप फाइनली इसको ऐसे भी लिख लेना ना, कई जगह ऐसे लिखा है, तो ये फॉर्म आपकी बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट है ना। अपन करते क्या है, ऐसे फॉर्म लिखते हैं, फिर क्वेश्चन में जैसे बोलता है ऐसे चेंज कर लेते हैं अपन। बाय द सिस्टम बोलता है तो अपन इसकी जगह माइनस पुट करते हैं, है ना। और हीट रिलीज बोलता है तो यहां भी अपन माइनस पुट करते हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे भी अपन। तो फाइनली आपका फ्लॉट भी आज ड्राइव हो गया। अब हम बात करेंगे कि हम इसको अप्लाई कब कर सकते हैं फ्लॉट को, है ना। तो ये एप्लीकेबल कब है, तो दो कंडीशन पे एप्लीकेबल है। कौन, फ्लॉट, यार सही क्यों नहीं लिख रहा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कब एप्लीकेबल है आपका, कि सिस्टम आपका क्लोज होना चाहिए। क्या, सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है, आपके यहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, जब भी आपका ये क्या होगा, वैलिड होगा फ्लॉट। सेकंड क्या है, कि सिस्टम है वो आपका रेस्ट में होना चाहिए, है ना, और उसमें कोई फील्ड की प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, है ना। सिस्टम की बात कर रहा हूं, आप इंटरनल एनर्जी में मत चले जाना इससे। सिस्टम शुड बी एट रेस्ट एंड इन absence ऑफ एनी फील्ड। सिस्टम शुड बी एट रेस्ट एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, और उसमें किसी फील्ड की प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। इन दो कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। अब अपन इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अ सिस्टम डज 50 जूल ऑफ वर्क and absorb 100 joule of heat. Calculate
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या बोला? सिस्टम डज 50 जूल ऑफ वर्क एंड एब्जॉर्ब 100 जूल ऑफ हीट, है ना। 100 जूल ऑफ हीट, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेट मीन्स आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा यू। आपको बोला है क्या? एब्जॉर्ब कर रहा है 100 जूल ऑफ हीट, डेट मीन्स क्यू की वैल्यू आपको क्या लेना है? +100। क्लियर है? बोला अ सिस्टम डज 50 जूल ऑफ वर्क। सीधा सीधा ये तो बोला कि सिस्टम काम कर रहा है ना। सिस्टम डज का मतलब क्या हुआ? सिस्टम काम कर रहा है। डेट मीन्स इसमें W की वैल्यू कितनी आप पुट करोगे? -50 जूल, है ना, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है आपका, है ना। तो यहां से आप डेल्टा U इक्वल टू फॉर्मूला लगा दोगे Q प्लस का W। तो फाइनली यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा U इक्वल टू Q की जगह 100, W की जगह 50। तो फाइनली कितना आ गया? 50 जूल। इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 50 जूल। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब देखो यहां पे, अब आप फॉर्मूले में अगर जैसे मैं बोला था आप यहां पहले से माइनस लेके रखते तो फिर आपको यहां माइनस नहीं लेना पड़ता, है ना, जो भी बता रहा था प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन में उस चीज को चेंज कर लेते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम एब्जॉर्ब्ड 200 कैलोरी of heat and internal energy decrease by 500 joule. Calculate work. आपको यहां वर्क कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा है। Q आपको क्या बोला है? सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, डेट मीन्स प्लस का 200 कैलोरी। हीट एंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। तो इंटरनल एनर्जी डेट इज डेल्टा यू क्या बोला? डिक्रीज कितना? 500 जूल। तो माइनस आ जाएगा, डिक्रीज बोला। कैलकुलेट वर्क, W को कैलकुलेट करना है। और फॉर्मूला लगा दो डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस का W। क्लियर है? तो Q डेल्टा U कितना है? माइनस का 500, Q कितना है? 200 प्लस का W। तो यहां से W आपका कितना आ जाएगा? फाइनली ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। डेट मीन्स आपका ये अच्छा अभी ये आपका जूल में दिया है पहली बात तो जूल मैंने ये 200 जूल कैलोरी बोला है ना, ये कैलोरी में, तो आपका ये दिया है जूल में। तो पहले तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे। तो कैलोरी से जब आप जूल में जाते हो तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कैलोरी में, है ना। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं स्टार्टिंग के लेक्चर में। तो आप यहां क्या लिखोगे? माइनस का 500 इक्वल टू 200 इंटू 4.2। तो ये कैलोरी किस में कन्वर्ट हो गया? आपका जूल में। ये तो पता है ना भाई, यूनिट दोनों की सेम होना चाहिए, है ना। प्लस का W। तो फाइनली यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 840। तो माइनस का 500 और प्लस का 840 प्लस का W, डेट इज वर्क आपका यहां से हो जाएगा कितना? माइनस का 1340। ठीक है, तो ये आपका W की वैल्यू आ गई। अब मैं पूछा ये वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क ऑन द सिस्टम है, तो आप क्या बोले? वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि माइनस सिंबल आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना। आप वैल्यू तो निकाल लो तो आपको सिंबल का नहीं मीनिंग है। हाँ, अगर इस आंसर को मैं ऐसे लिखता, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये ना बताओ तो स्टूडेंट क्या करता है? सारा सबको सोल्व कर लेता है और इन्हीं में गड़बड़ कर देता है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम, इसे ही कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं अपन, है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अब मैं अगर ऐसे लिखता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम, तो मैं इसको सिर्फ क्या लिखता? 1340 जूल। यूनिट क्या है? जूल। अब ऐसा क्यों लिखता है? क्योंकि बाय द सिस्टम बोल दिया, डेट मीन्स उसमें माइनस साइन तो पहले से इंक्लूड हो गया ना। तो अब आप यहां माइनस साइन नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा, है ना।
तो वर्क डन बाय द सिस्टम बोलोगे कितना 1340। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, हो जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 200 जूल ऑफ हीट, 200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड to system due to which it undergoes expansion from 5 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar. आगे बोल रहा है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, आपको किस किस चीज की जरूरत है। डेल्टा यू निकालना है तो आपको क्यू प्लस डब्ल्यू दो चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो Q यानी हीट, तो हीट तो आपको दे रखा है कितना 200 जूल है ना, तो Q की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्लस का 200 जूल। अब आपको कैलकुलेट करना है पहले W, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें आपको वर्क डायरेक्टली नहीं दिया है, तो वर्क का आपके पास फॉर्मूला था माइनस का PdV, V इनिशियल टू V फाइनल। क्लियर है, वेरी गुड। तो W इक्वल टू माइनस का। अब देख लो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो अपन सिंबल तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसमें वर्क में मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि अपन पहले ही माइनस सिंबल इसलिए लगाया था। बट कहां से हो रहा है, फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर, तो इनिशियली हो गया 5, फाइनली हो गया 10। P उसने बोल दिया कांस्टेंट है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार, तो प्रेशर की जगह आप क्या 1 पुट कर दोगे, तो 1 पुट करने का तो कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी 1 dV। ठीक है, अब यहां से आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, V आएगा, ये अपन कई बार कर चुके हैं तो डायरेक्टली लिखेंगे। अब V आएगा, फिर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो यहां से फाइनली W कितना आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस 5 बचा 5, डेट इज W इक्वल टू माइनस का 5। यूनिट क्या आएगी, बार लीटर, इसका विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि प्रेशर बार में था और वॉल्यूम लीटर में था, तो क्या आ गई बार लीटर। अब बार लीटर से आपको जाना है किधर, जूल में जाना है, सेम बनाना है, तो मैं आपको बताया था आपको क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 500 जूल, है ना। बार लीटर से जूल में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ वैल्यू डिफरेंट थी, समझ रहे हो ना, 101 पॉइंट कुछ थी, तो मैं आपको वही बता दिया था कि हम उसको अप्रोक्स 100 लेंगे, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो, और इतना डिफरेंट ऑप्शन होता है। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा यहाँ से, क्यू कितना है 200 और डब्ल्यू कितना है माइनस का 500, तो फाइनली यहां से कितना आ गया माइनस का 300 जूल। क्लियर है, तो यहां तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है इंटरनल एनर्जी। अब आप क्या करोगे, आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें इंटरनल एनर्जी का एंड फॉर्मेशन है ना, दोनों टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, अब उस वाले पोर्शन को आप कंप्लीट कर लोगे, है ना, आपके जो असाइनमेंट में दिया है, और उसके डाउट मेरे को भेज देंगे, और जिससे कि मंडे वाले लेक्चर में आपको सारी चीजें करा दूं। तो आज के लिए इतना ही, बस खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू, गुड बाय।